In this video, we will do revision of all chapter of class 9th maths book. इसका मतलब क्या हुआ? Right from chapter 1 till chapter 15, that is probability, we will do the revision. First से start करेंगे, 15 पे end करेंगे. जब हम revision बोलते हैं तो we will not explain, we will just run through the important points of each chapter. And this video is good for those students who have gone through all the chapter at least once. एक बार कम से कम आपने सारे चैप्टर पढ़ लिए हो. अदरवाइज क्या होगा, वी विल मूव फास्ट और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. ये एग्जाम से पहले रिवाइज करने का बहुत अच्छा एक वीडियो है, सो दैट यू विल नॉट फॉरगेट एनीथिंग ड्यूरिंग द एग्जाम. सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1. चैप्टर 1 नंबर सिस्टम. तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि ऑल द नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ फॉर्म p by q, वेयर p and q क्या है, दे आर इंटीजर्स एंड q द डिनोमिनेटर इज नॉट 0. सपोज p by q को हम यदि r से रिप्रेजेंट करते हैं तो r क्या होगा, या तो रैशनल नंबर होगा या हमने पढ़ा था इररेशनल होगा. रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, जो कि टर्मिनेटिंग होते हैं, एंड नॉन टर्मिनेटिंग यदि हुए तो वो रैकरिंग होगा. इसका मतलब 7/8 यदि डिवाइड करते हैं 7 से 8 से, तो ये जो डिजिट्स आई तो मीन्स एंड हो गया, दैट मीन्स इट इज अ टर्मिनेटिंग वन. इसी को बोले था हमने. और क्या सीखा था, नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स जैसे 10 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर क्या रहा है 3.333 चलता जा रहा है कंटिन्यूस और डॉट 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 बता रहे हैं, दैट मीन्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रैकरिंग. 3 सेम चीज रिपीट हो रही है. वेयर इररेशनल नंबर क्या होते हैं हमने सीखा था, दे आर नॉन टर्मिनेटिंग, एंड इफ दे आर नॉन टर्मिनेटिंग है उसके साथ एक और चीज होती है, नॉन रैकरिंग और नॉन रिपीटिंग. एग्जाम्पल, x is equal to 0.1011011110, दैट मीन्स देखो ये रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन रैकरिंग है. नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है, चलते जा रहा है. सेम वे में √2 की वैल्यू है 3.14, राइट, इट इज चलती जा रही है वैल्यू. सो ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रैकरिंग, रिपीट कोई चीज रिपीट नहीं हो रही थी. अब रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर दोनों नंबर्स को यदि मैं ऐड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, डिवाइड करूं एक दूसरे के साथ, तो रिजल्ट क्या होता है, ऑलवेज हमेशा आता है इररेशनल नंबर. एंड सारे नंबर हमने कहा p by q में होते हैं, रैशनल या इररेशनल होंगे, तो यदि मैं इनको कंबाइन कर दूं तो इसको क्या बोला जाता था, रियल नंबर. और हमने ये भी सीखा था कि रियल नंबर यदि कोई है तो उसका एक यूनिक पॉइंट होता है नंबर लाइन के ऊपर. ये हमारी नंबर लाइन है, उस पर एक यूनिक पॉइंट होगा, लाइक √2 है तो उसकी ये वैल्यू होगी. या हम दूसरा चीज और बोल सकते हैं कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट है यदि मैं करता हूं तो वो एक यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है. ये हमने नंबर सिस्टम में सीखा था. और कुछ फॉर्मूले सीखे थे. फॉर एग्जांपल, a की पावर 0 क्या होता है, किसी भी नंबर की पावर 0 मीन्स 1. 1/a की पावर n को क्या लिख सकते हैं, a की पावर -n, जब मैं ऊपर ले जाता हूँ तो -n हो जाता है. a की पावर m/n है, मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ, दो तरीके से. यदि 1/n है तो मैं ऐसे लिखता हूँ nth रूट ऑफ a, और उस टोटल की पावर क्या है, m पावर है तो m लिख सकता हूँ. और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, m यहाँ अंदर लिया हूँ, a की पावर m और nth रूट ऑफ a की पावर m. अनदर फॉर्मूला क्या था, a की पावर p मल्टीप्लाई बाय a की पावर q, तो दोनों पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, क्योंकि बेस इज सेम. सो a p प्लस q. यदि सेम चीज में डिवीजन में होगा तो क्या हो जाएगा, q ऊपर जाएगा तो माइनस q हो जाएगा, तो p माइनस q. सिमिलरली a की पावर p है और होल की पावर यदि q है तो ये दोनों पावर क्या होती हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो जाती हैं. a की पावर p मल्टीप्लाई बाय b की पावर p, तो a और b डिफरेंट है पर पावर दोनों सेम है, तो क्या लिख सकते हैं हम, a b को एक साथ ले सकते हैं, दोनों के ऊपर कॉमन पावर p कर सकते हैं. प्लस एक फॉर्मूला था a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, तो क्या फॉर्मूला था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यदि a को a ही है और b की जगह यदि √b है सेम वे में, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी क्यों होगा, ये √b है. और रूट हमने सीखा था, जब हम यहाँ कुछ नहीं लिखते हैं, जैसे यहाँ पे n की पावर है तो यहाँ पे जो पावर होती है क्या होता है 2, तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर हाफ. तो यहाँ पे क्या है, b की पावर हाफ, तो b की पावर हाफ का स्क्वायर b स्क्वायर, तो हाफ हाफ कट गया, 2 और 2 कट गया तो खाली बचा b. ये ऐसे ही लिखा था. और यदि कहीं पर यदि नहीं लिखा है तो x की पावर हाफ होता है, अदरवाइज हम लिखते हैं 1 2 3 4 जो भी लिखना है. तो इफ इट इज n तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू x की पावर 1/n.
प्लस और क्या सीखा था इसमें, रैशनलाइज द नंबर या डिनोमिनेटर, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो कोई भी नंबर या डैश ऐसा हो तो उसको कैसे रैशनलाइज करते हैं, इसका नेगेटिव 1 माइनस ए से ऊपर नीचे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई कर दो एंड सॉल्व इट, तो रैशनलाइज हो जाता है। दिस इज ऑल व्हाट वी लर्न इन नंबर सिस्टम। सो चैप्टर 2 इज पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में हमने क्या पढ़े थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हम नॉर्मली कैसे डिफाइन करते हैं, ए अ कांस्टेंट और एक वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद ए एक्स की पावर 0। एक्स की पावर 0 हमने पढ़ा था 1 होता है, तो बेसिकली इट इज ए ओनली। नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, ए एक्स प्लस बी। अगला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस तरीके से बढ़ते जाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने सीखे थे। और यदि किसी में इतनी सारी टर्म्स हों तो क्या लिखेंगे, ए एन मल्टीप्लाई ए एक्स की पावर एन। तो दिस इज अ जेनरिक वे वी राइट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं। वो क्या चीज़ होती हैं, लाइक वेरिएबल, कांस्टेंट्स, टर्म्स एंड डिग्रीज। वेरिएबल क्या होते हैं, जो चीज़ इस एक्सप्रेशन में वेरी कर रही होती है। सो हमने क्या देखा था, एक्स 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 एक्स, ये हर सब में एक्स इज द वेरिएबल, क्योंकि इसमें वाई नहीं है तो वेरिएबल इज ओनली सिंगल वेरिएबल है सारे जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। यदि किसी में एक्स और वाई हो तो वो क्या होंगे, उसमें एक्स भी वेरिएबल होगा, वाई भी होगा। तो हमारे इस एग्जांपल में सारे वेरिएबल इन सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है वो क्या है, एक्स। यदि इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट्स देखें वन बाय वन, तो कांस्टेंट मींस जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है। लाइक एक्स तो वेरिएबल हो गया, ए क्या है कांस्टेंट, वेयर इज इसके अंदर देखो ए और बी दो कांस्टेंट्स हैं। सिमिलरली थर्ड वाले में ए बी सी एंड सो फोर्थ, सो ऑन। सो लास्ट वाले में यदि हम देखेंगे, जो है इसके अंदर जो हमने लाइट ब्लू कलर से दिखाया, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ये क्या है, सारे कांस्टेंट वैल्यू है जो टाइम के साथ जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। सो दीज आर कांस्टेंट्स। टर्म्स मतलब क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यदि आपको ये लेफ्ट में दिए हुए हैं, कोई पूछे पहले वाले की कितनी टर्म्स हैं, तो हम बोलते हैं इसकी ओनली वन टर्म है। वेर सेकंड वाले की कितनी टर्म है, एक ए एक्स है और दूसरी बी है, दो टर्म्स ऐड हो रही है, सो टू टर्म्स। थर्ड वाले में क्या है, थ्री टर्म्स एंड इस तरीके से चलती जाएगी। और लास्ट वाले की देखेंगे तो कितनी टर्म्स हैं इसके अंदर, वी विल से एन प्लस वन टर्म है। क्यों एन प्लस वन है, ध्यान से देखो, यदि हम सेकंड वाले थर्ड वाले को लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमने कितना बोला इसमें, वन टू थ्री, तीन चीज़ों को ऐड कर रहे हैं, राइट। पर x की जो हाईएस्ट पावर है क्या है, टू है। दैट मीन्स यहाँ x की पावर क्या है, n है। तो इसलिए हमने बोला कितनी टर्म्स होंगी, n प्लस वन, जो हाईएस्ट पावर से प्लस वन। तो इस एग्जाम्पल में हाईएस्ट पावर टू है, तो टू प्लस वन थ्री। नेक्स्ट में देखो हाईएस्ट पावर x की कितनी है, थ्री है, तो थ्री प्लस वन मीन्स फोर टर्म्स होंगी, पहली दूसरी तीसरी, क्योंकि x की पावर थ्री होगी, फिर टू होगी, फिर वन होगी और जीरो, राइट। जीरो से स्टार्ट हुई थ्री तक गई, दैट मीन्स फोर टर्म्स हुई। इस केस में क्या हुआ, जीरो से स्टार्ट होगी एन तक गई, तो मीन्स जीरो फिर वन टू थ्री एन, तो जीरो को भी तो ऐड करोगे, तो इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है, एन प्लस वन। सेम वे में डिग्री एक वर्ड होता है, डिग्री यदि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कोई पूछे किस डिग्री का ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो आपको क्या देखना है, पावर ऑफ वेरिएबल एक्स की पावर क्या है, तो यहाँ क्या पावर जीरो, दूसरे केस में क्या एक्स की पावर वन, तीसरे में टू, एंड इस तरीके से ये बढ़ती जा रही है। और यदि लास्ट में देखेंगे क्या है, एक्स की पावर हाईएस्ट पावर क्या है, एन, तो इसकी एन हो गई। अब इनके बेसिस ऑन टर्म्स एंड बेसिस ऑन डिग्री एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के नाम होते हैं। सो देखो फर्स्ट में कितनी है, वन टर्म है, वन मतलब क्या होता है, मोनो। टू मतलब क्या होता है, बाई, दो टर्म है। थ्री मतलब क्या होता है, ट्राई, तो हम इसको कैसे बोलते हैं, मोनोमियल, बायोनोमियल, ट्राइनोमियल, एंड इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। वेयर एज डिग्री बेसिस पे यदि इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का हमको नाम देना है तो हम क्या बोलेंगे, जीरो मीन्स पहले वाले को बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल, बिकॉज इट इज अ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल का अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखा जाता है। तो फर्स्ट जो होता है उसको बोलते हैं लीनियर, टू को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थ्री को बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, nth को वाले को nth डिग्री पॉलिनोमियल। इस तरीके से नाम दिए जाते हैं, राइट। इसमें हमने कुछ ना फॉर्मूले भी सीखे थे। कुछ फॉर्मूले क्या थे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यदि माइनस वाला होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। पर यदि आपको एक साथ रखना है तो आप रखो प्लस या माइनस जो भी होगा, यहाँ प्लस माइनस बीच में चेंज होगा बस। सेम वे में एक और फॉर्मूला था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई का मल्टीप्लाई करना है एक्स माइनस वाई से। नेक्स्ट फॉर्मूला था इंपॉर्टेंट क्या था, एक्स और एक्स सेम वेरिएबल है पर दोनों में कुछ कुछ कांस्टेंट ऐड हुए, इसमें ए और बी, इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला क्या होगा,
एक्स स्क्वायर, डायरेक्टली आंसर लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, मीन्स ये दो कांस्टेंट उनको ऐड करो, एक्स प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ए बी। एक और फॉर्मूला था एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मीन्स 3 यदि वेरिएबल्स का स्क्वायर करोगे क्या होगा फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस ट्वाइस ऑफ वाई जेड प्लस ट्वाइस ऑफ जेड एक्स, ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या था, स्क्वायर हो गया क्यूब, एक्स प्लस वाई का क्यूब या एक्स माइनस वाई का क्यूब, तो क्या होगा एक्स क्यूब से स्टार्ट होगा और एक्स की वैल्यू पावर घटती जाएगी और वाई की पावर देखो बढ़ती जा रही है। तो पहले वाले केस में एक्स की पावर क्यूब है, वाई की पावर क्या है 0, यहाँ वाई की पावर 1, वाई की पावर 2, वाई की पावर 3, एक्स की पावर घटती जा रही है। स्टार्ट किससे होगा, प्लस साइन से स्टार्ट होगा, माइनस प्लस माइनस क्यों हो रहा है, तो किससे डिफाइन हो रहा है, वाई जो सेकंड टर्म है वाई, वाई की पावर से। देखो यहाँ वाई की पावर क्या हुई 1, तो वाई खाली वाई हुआ, यहाँ वाई स्क्वायर मीन्स माइनस वाई प्लस हो गया, तो प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया, तो आपने याद हो गया आपको। एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला था, ये जस्ट आपको दिमाग में याद रखना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, हमेशा क्या होता है उसका आंसर इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। याद रखने का, देखो एक क्यूब है तो पहले सिंपल एक्स प्लस वाई जोड़ दो, फिर बचेगा स्क्वायर तो स्क्वायर लिख दो, उसके बाद जो ये 3 बचे तो 3 आपको लिखना है क्या, दो दो के पेयर में, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड से, तो 3 हैं, बस 3 ही चीज़ें आएंगी और ये माइनस साइन है तो तीनों माइनस होंगे। याद रखने का तरीका ये था। एन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखे थे हम, क्या सीखे थे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंपल नंबर की तरह डिवाइड एक दूसरे से कर सकते हैं। जैसे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं डिवाइड करता हूँ एक्स प्लस 1 से, तो हम कैसे उसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो होगा 3x माइनस 2, और जो बच गया उसमें जो डिवीजन नहीं हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, इन चीज़ों को देखें तो ये हमारा एक्सप्रेशन था, उसको बोलते हैं डिविडेंड। एक्स प्लस 1 से हमने डिवाइड किया था उसको बोलते हैं डिवीजर, जो आंसर आया वो होगा क्वोशिएंट, और जो बच गया दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर। सेम नंबर की तरह होता है, किसी भी नंबर को आप डिवाइड करो ऐसे ही होता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज सीखी, यदि ऐसा लिखा हो एक्स प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसका यदि फैक्टर है दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 पर मैं यहाँ डाल दूँ इस पूरे फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, वो की पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी 0। यदि x प्लस 2 इसका फैक्टर है तो x इज इक्वल टू माइनस 2, एक्स प्लस 2 यदि इसका फैक्टर है तो 2 को इधर ले जाओ, x इक्वल टू 0 लिख दो, दैट मीन्स इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी 0, और यदि वो 0 होगी तो x इज इक्वल टू माइनस 2 को क्या बोलते हैं, इज द रूट और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जिस वैल्यू ऑफ x पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाता है उसको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या रूट ऑफ द फैक्टर बोला जाता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि फैक्टराइजेशन करना है बाय स्प्लिटिंग मेथड। किस चीज़ का फैक्टराइजेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमारी जिसमें पावर 2 होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमको क्या कैसे करते थे हम, ए और सी मतलब एक्स स्क्वायर का जो कांस्टेंट है और जो सिंपल कांस्टेंट है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, उसकी वैल्यू आती है सपोज ए सी, और उसके फिर फैक्टर्स निकालते हैं सच दैट उसका जो सम या डिफरेंस जो हो बी के बराबर हो जाए। तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू माइनस प्लस माइनस क्यू एक्स और प्लस सी, मतलब बी को हमने पी प्लस क्यू से डिफाइन कर दिया, वेयर पी प्लस क्यू को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बराबर होगा ए और सी के। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, तो हम क्या बोल रहे हैं, ए और सी का मल्टीप्लाई, ए क्या है यहाँ पे 6, सी क्या है 5, 6 5 कितना हुआ 30, 30 के हमको फैक्टर निकालना है और उनका सम या माइनस करके देखें डिफरेंस, वो 17 होना चाहिए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 17 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 15, क्यों 15 टू द 30, 6 5 द 30 बराबर हो गया, और 15 प्लस 2 कितना होगा 17, तो इस केस में हमारा सम से ही काम चल गया, एंड देन फिर हम इसमें से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ अ बिग इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने उसको फैक्टराइज कर मीन्स दो फैक्टर में पार्ट में डिवाइड कर दिया। कैसे किया, स्प्लिट किया इसको एक तरह से, मैंने हमने यहाँ से इस नंबर को b को स्प्लिट किया दो पार्ट में, तो इसलिए इसको स्प्लिटिंग मेथड बोला जाता है। और ये क्या होगा इसके फैक्टर, और यदि ये फैक्टर हो गए तो हम क्या बोल सकते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी होगी -1/3, -1/3 पे ये फैक्टर की जो जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी 0, दैट मीन्स 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे ही 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन, और या जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोला जाता है। चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें हमने सीखा था किसी भी चीज़ को हम एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें यदि हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं तो उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस,
और दो उसको वर्टिकली डिवाइड 90 डिग्री करते हैं, दैट इज कॉल्ड वाई एक्सेस। जो जहाँ कट करते हैं दैट इज पॉइंट कॉल ओरिजिन। यदि यहाँ राइट में इसमें नंबर 1 2 3 4 करें, इंटीजर डालें, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव एक्स एक्सेस। इसमें इसको बोला था नेगेटिव वाई एक्सेस। ऊपर साइड में करता है पॉजिटिव वाई एक्सेस, नीचे में नेगेटिव वाई एक्सेस। और क्या सीखा था कि कोई भी पॉइंट यदि हम इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सेस और वाई एक्सेस पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको कैसे उसके कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन कर सकते हैं। सो पी इज अ पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट पता लगाने के क्या करना है, ये पॉइंट है मान लो, तो हम यहाँ क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, और जहाँ कट करेंगे एक्स एक्सेस को वो उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा कौन सा, एक्स कोऑर्डिनेट। सो विल राइट दिस वे। देन वाई कोऑर्डिनेट पता लगाने के लिए मैं करूँगा हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और जहाँ वो वाई को कट करे, लेट्स ड्रॉ इट, कहाँ कट किया, 3 पर, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 3। ओके। सेम वे में यदि कोई इस कोऑर्डिनेट में मीन्स हमने कहा था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है इस ग्राफ को, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट 1, दिस इज क्वाड्रेंट 2, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो राइट नाउ यदि कोई पॉइंट इस पॉइंट पर, यदि क्यू पॉइंट है थर्ड क्वाड्रेंट में, उसके कोऑर्डिनेट पता लगाने हैं। कैसे पता लगाने, सेम वे में। तो पहले हम लाइन एक वर्टिकल ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस, जहां वो एक्स एक्सिस को कट करेगी वो उसका क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हुआ, -6। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट के लिए करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जहां वाई को कट किया वो कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा किसका, वाई का। वाई का वो पॉइंट -4 कहाँ से डिस्टेंस बता रहा है, फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द ओरिजिन, कितनी दूरी पर है, -4। कोऑर्डिनेट क्यू के कितने हो गए, -6, -4। इनको यदि और तरीके से समझें, यदि ऐसा एक पॉइंट दिया हुआ है P जो यहाँ दिया हुआ है, जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 4 और 3, तो 4 फर्स्ट टर्म क्या होता है, इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। और ये पॉइंट क्या होता है, थर्ड सेकंड टर्म क्या होती है, उसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या भी बोलते हैं बहुत बार, एप्सी का, एंड वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। अब यदि ये पॉइंट है और मैं ओरिजिन पे हूँ और मुझे इस पोजीशन पे जाना है, तो मैं कैसे चलूंगा, तो मैं इस टाइप से स्टार्ट करूंगा। पहले मैं एक्स एक्सिस कहाँ जाऊंगा, 4, क्योंकि यहाँ 4 दिया हुआ है। देन आई ट्रेवल पैरेलल टू वाई एक्सिस, देन आई विल रीच दिस पॉइंट। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा, 3 यूनिट्स, आई विल रीच एट दिस पॉइंट। सेम वे में यदि एक क्यू कोऑर्डिनेट है उसकी, जिसके कोऑर्डिनेट -6 -4 हैं, राइट, और उसको भी मैं देखता हूँ, क्योंकि -6 का एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स -6, माइनस मीन्स ऑपोजिट टू एक्स, मीन्स एक्स के ऑपोजिट -6 साइड है। तो पहले मेरे को कितना ट्रेवल करना होगा, -6। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, मेरे ये पॉइंट है, मैं पहले कैसे जाऊँगा, -6 यहाँ पहुँचूंगा, देन -4, तो -4 क्या मीन्स ऑपोजिट ऑफ वाई, मीन्स नेगेटिव वाई, यहाँ आ गया, तो आई विल रीच एट दिस पॉइंट। सो मेरा एक क्लियर हो गया, वेरी गुड। इसी चीज़ को हमने देखा था कि यदि मैं इसको टर्न कर देता हूँ, टर्न मीन्स अभी तो मैं सामने से अपनी नोटबुक को देख रहा हूँ, मैं ऐसे लिटा देता हूँ, तो ये एक्स एक्सिस क्या होगी मेरी, ये मेरी वाई एक्सिस, तो जो वर्टिकल एक्सिस क्या होती है, जेड एक्सिस, तो बोलते हैं ना 3 एक्सिस। सो हमने ये जो भी कुछ ड्रॉ किया एक प्लेन पे ड्रॉ किया है, तो ये इस प्लेन में ही रहेगा। तो ये पॉइंट पी था हमारा, जिसके एक्स एक्सिस थी और ये उसकी वाई थी। एंड थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, सेकंड तो ये हो गया, थर्ड ये हो गया, तो क्यू क्या है, यहाँ पे कहीं पॉइंट है। और उसके जो यदि मैं करूँगा एग्जैक्टली, सो दे टू डिफरेंट पॉइंट्स का ऐसे दिखेंगे, जो हमको वर्टिकली ऐसे दिख रहे थे। सो दिस इज इन 2D, सेम इट इज इन प्लेन, कोई ये पॉइंट ऊपर नहीं है, हवा में नहीं है, राइट, नॉट इन जेड डायरेक्शन, क्योंकि जेड है ही नहीं इसमें। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज हमने और क्या सीखी थी, यदि किसी कोऑर्डिनेट के दिए हुए कोऑर्डिनेट्स 3 और 4, दे आर नॉट सेम एज 4 और 3, बिकॉज 3 क्या है हमारा, हमने क्या किया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स यहाँ 3 है जबकि यहाँ पे 4 है, दैट मीन्स दे आर बोथ डिफरेंट। यदि कोई पॉइंट हमने y एक्सिस पे ले लिया, इस जगह पे लिया, तो इसको यदि मैं इसके कोऑर्डिनेट डिफाइन करने हैं, से दिस पॉइंट A, तो पहले मेरे को क्या डिफाइन करना है, x, तो x क्या है 0, एंड y क्या है 5, तो राइट इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0, 5। सपोज आई टेक अ कोऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस, और किस डायरेक्शन में है, माइनस साइड में, तो मैं इसके कोऑर्डिनेट, और ये पॉइंट सपोज B है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखूंगा, देखो पहले x कोऑर्डिनेट लिखना होगा, x कोऑर्डिनेट क्या -4, y क्या है ही नहीं कुछ, 0 है, तो राइट इट -4, 0। और हमने इसको क्या बोलते हैं, जो सेंटर पे होता है पॉइंट, कॉल ओरिजिन, एंड इसके कोऑर्डिनेट क्या बोलेंगे ओरिजिन के, x भी 0 y भी 0, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0, 0। इसमें एक चीज़ और सीखी थी कि यदि कोई दो कोऑर्डिनेट्स हैं, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम उसको स्ट्रेट लाइन से जोड़ सकते हैं। सो स्ट्रेट लाइन से इजीली जोड़ा सकता है।
कोई भी दो पॉइंट मान लो ए और बी को जोड़ना है तो इट विल बी अ डिफरेंट लाइन, राइट। चैप्टर 4 इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या सीखा था इसमें? ax plus by plus c is equal to 0. This is what? A linear equation, और x और y क्या है? Two variables. So linear equation in two variables. Where a, b, c क्या चीज़ है? ये है constants, और इनकी वैल्यू क्या है? These are real numbers. कोई इनकी numbers होंगे, but वो real होंगे, हाँ? इनको हम बोलते हैं constant values. Whereas x and y क्या है? They are not zero. तभी तो ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू हुई, तभी तो दो वेरिएबल हुए एक्स और वाई। तो कभी भी एक्स और वाई जो होंगे उसके साथ ए और बी ये दोनों जीरो नहीं होने चाहिए। यदि इनमें से कोई सपोज ए इज जीरो, यदि ये कांस्टेंट है बस ए जीरो इज ऑल्सो कांस्टेंट, सपोज ए इज जीरो तो ये गायब हो जाएगा, ए एक्स क्या होगा? जीरो मल्टीप्लाई बाई एक्स इज जीरो। सपोज बी इज जीरो तो बी मल्टीप्लाई बाई वाई क्या होगा? जीरो। तो हमारी क्या इक्वेशन रह जाएंगी? तो इक्वेशन विल बी ए एक्स प्लस सी रह जाएगा। दूसरे केस में क्या रह जाएगा? बी वाई प्लस सी। अब ये जो इक्वेशन क्या हो गई? सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस हैं। सो दीज इक्वेशन को हम बोलते हैं सिंगल वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है, या तो एक्स है या वाई है, एंड लीनियर इक्वेशंस है। एग्जांपल लेते हैं। सपोज इक्वेशन दी है 2x प्लस 3y माइनस 6। यहाँ पे ए बी सी यदि कोई पूछे तो ए क्या है? 2, बी क्या है? देखो 3, और सी की वैल्यू क्या है? -6। तो ए बी सी ये कॉन्स्टेंट है, उनकी यहाँ पे वैल्यू दी हुई है। इसको यदि ऐसा है तो हम इसको कैसे और तरीके से लिख सकते हैं? 6 को इधर ले रहा है तो ऐसे लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? मैंने x निकालना है इसमें तो मैं लिखा सकता हूँ 3 को इधर ले जाऊँ, 3y को -3y, 2 रहेगा डिवाइड कर दो 2 से, तो आई कैन पुट दिस वे। एंड नाउ सपोज आई मेक अ टेबल, और y की मेरे को बहुत सारी नंबर्स मालूम है। सपोज डिफरेंट वैल्यूज पे हमने क्या किया था, यदि हमको निकालनी है x की वैल्यू तो हम क्या करते हैं? नॉर्मली 1 2 0 और -1 -2 ऐसे ले लेते हैं वैल्यू। तो हमको हमेशा ऐसी ही वैल्यू लेनी है, 0 से स्टार्ट करो 1 2 और माइनस में कुछ वैल्यू ले लो। करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x निकाल सकता हूँ बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये जो दिया हुआ है इस इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को हमने ऐसे कन्वर्ट कर लिया। तो y इज इक्वल टू यदि 1 है तो x इज इक्वल टू क्या होगा? देखो यहाँ रख लो, y 1 है तो क्या होगा? 3, 6 माइनस 3 3 रह गया 3/2। सेम वे में बाकी सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। दैट मीन्स इससे हम क्या सके, ये तो हमने कुछ ही y की वैल्यू डाली ना यहाँ पे, दैट मीन्स y इज क्या है? वेरिएबल। तो इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं इसकी। दैट मीन्स यदि मेरी y की इनफाइनाइट वैल्यूज हैं तो x की भी क्या वैल्यूज होंगी? इनफाइनाइट। और ये और x और y की वैल्यू कौन सी वैल्यू निकल रही है? यहाँ ध्यान से देखो, कोई भी एक ले लेते हैं एग्जाम्पल के, 2 और 0 ले लेते हैं। y कितना है? 2, और x कितना? 0। तो यहाँ रख दो, देखो x 0 तो ये 0 हो गया, 2 इंटू 0 0, और y कितना लिया हमने? 2, तो 3 2 6, 6 माइनस 6 क्या हो? 0। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी? 0, और राइट हैंड साइड क्या है? 0। दैट मीन्स ये जो वैल्यूज है, या इररेस्पेक्टिव कोई भी हो ये वैल्यू, ये क्या है? इस लीनियर इक्वेशन की, डबल टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की, ये क्या है? उसके सब सॉल्यूशंस हैं। मींस इन वैल्यूज पर, वैल्यू ऑफ x एंड y पर हमारी इक्वेशन की वैल्यू क्या होंगी? 0 होंगी। तो दीज आर सॉल्यूशन और रूट ऑफ दिस लीनियर इक्वेशंस। और इसके क्या, इसका मतलब क्या हुआ? हमने अभी ये देखा कि y की इनफाइनाइट है तो x की वैल्यू भी इनफाइनाइट होंगी। दैट मीन्स फॉर दिस लीनियर इक्वेशन वी विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। यही तो सॉल्यूशंस बोले ना, या इनकी वैल्यूज हैं कि जिन वैल्यू पर x की और y की वैल्यू पर हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए, और राइट हैंड साइड क्या होगी? ऑलवेज 0। तो ये क्या होंगे? इनके सोल्यूशन। हमने ये सीखा था। दूसरा हमने क्या सीखा था? यदि हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करना है हमको ग्राफ पे, तो हमको ऐसे ही करना होगा, और ये वैल्यू एक्स वाई की ले लेंगे, और ये दो पॉइंट मिल गए तो हमने ग्राफ पे ड्रॉ करना सीख गए थे। तो एक्स एक्सेस वाई एक्सेल लो, उस पर ये सारे पॉइंट ड्रॉ करो, तो यू विल गेट अ लाइन। बिकॉज यू आर गेटिंग अ लाइन, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड लीनियर। एंड ये इस इक्वेशन को सॉल्व करके ही तो ये आया, उसके सोल्यूशन ही तो हैं सारे। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लियर? चैप्टर 5 में हमने क्या सीखा था? इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। और यूक्लिड ये थे, इनको बोला जाता है फादर ऑफ ज्योमेट्री। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सबसे पहले बुक बनाई थी जिसके अंदर कितने चैप्टर थे? 13। और इन्होंने कुछ चीज़ें इस बुक्स में क्या किया था, उसमें बहुत सारी डेफिनेशन और स्टेटमेंट्स दी थी। और ये दो तरह की थी, कुछ पोस्टुलेट्स थे, कुछ एक्सियोम्स थे। एक्सियोम्स क्या होते थे? जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, जैसे सूरज जो है ईस्ट में उगता है, सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये ऑब्वियस है, इसको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। कुछ को आपको आइडेंटिफाई, मतलब इसके वेरिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। तो उन्होंने बहुत सारे एक्सियम्स दिए।
पोस्टुलेट के केस में क्या था कि वो स्टेटमेंट थी जो कि हम आसपास में देखते थे कि कुछ यूनिवर्स में कुछ जो हो रहा है उसको उन्होंने स्टेटमेंट या डेफिनेशन फॉर्म में लिखा, पर उनको पोस्टुलेट तब बोला गया जब लोगों ने उसकी ट्रुथ या उसको उसको वैलिडेट कर लिया, राइट, चेक किया कि ये जो बोल रहे हैं वो करेक्ट है कि नहीं है। जब आप किसी चीज को वैलिडेट या ट्रुथ कर लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, वी कॉल देम पोस्टुलेट्स। और राइट, और इन कुछ पोस्टुलेट्स को या एक्सियम्स को यदि हम प्रूफ कर दें मैथमेटिकली तो वो क्या बन जाती है, हमारी प्रोपोजिशन या थ्योरम बन जाती है। तो द फादर ऑफ ज्योमेट्री जो यूक्लिड थे, इन्होंने कितनी थ्योरम दी थी, 465। पोस्टुलेट्स कितने दिए थे, 5। एक्सियम कितने दिए थे, 7। क्या 5 फेमस पोस्टुलेट्स है, लेट्स रिवाइज। पोस्टुलेट नंबर 1 था कि दो पॉइंट को यदि हम किसी एक लाइन से जोड़ते हैं तो ऐसी कितनी लाइन से जोड़ सकते हैं, ओनली वन, और वो लाइन क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। दैट मीन्स दो पॉइंट से हमेशा ऑलवेज देर विल बी अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। ये उनका पहला पोस्टुलेट था। दूसरा ये था यदि एक लाइन है ए बी और उसको मैं दोनों तरफ एक्सटेंड करता हूँ तो इनफाइनाइट लेवल तक मैं लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में एक्सटेंड इसको एक्सपेंड या एक्सटेंड कर सकता हूँ। दैट वाज द सेकंड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट क्या था, मैं सर्कल कहीं पर भी किसी भी जगह पर इस पॉइंट पे ए पर बी पर सी पे किसी भी डायमीटर के सर्कल में बना सकता हूँ। दैट वाज द थर्ड पोस्टुलेट। फोर्थ पोस्टुलेट क्या था कि मीन्स यदि 90 डिग्री का एंगल इस फिगर में है और 90 डिग्री ऑफ एंगल जैसे इस ट्रायंगल में है, ये दोनों 90 डिग्री हैं, तो ये जो एंगल राइट एंगल जो होंगे इररेस्पेक्टिव वो कहाँ बने हुए हैं, राइट एंगल हमेशा राइट एंगल ही होगा, वो रेक्टेंगल का पार्ट हो या ट्रायंगल का, मीन्स 90 डिग्री मीन्स हमेशा 90 डिग्री रहेगा। दैट वाज द फोर्थ पोस्टुलेट। ओके, ये जो पोस्टुलेट्स हैं हमने सारे क्या किए, वेरीफाई किए हैं, चेक करके आप देख सकते हो। रेक्टेंगल में भी नापोगे तो 90 डिग्री आएगा, ट्रायंगल में यदि 90 डिग्री बना है तो मीन्स 90 डिग्री आएगा। सो फोर्थ पोस्टुलेट। एंड द फिफ्थ पोस्टुलेट वाज यदि दो लाइन जैसे ब्लैक और ये है इसको एक थर्ड लाइन कट करती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स लाइन, और उनके बीच के जो एंगल है इंटीरियर एंगल ए और बी है, यदि उनका सम लेस देन 180 डिग्री है, इसका मतलब ये है ये दोनों लाइंस नॉन पैरेलल हैं। नॉन पैरेलल मतलब क्या था, उन्होंने बोला यदि मैं इसको इनफाइनाइट तक एक्सटेंड करता हूँ तो कहीं ना कहीं ये दोनों लाइन जाके कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। एंड इफ ए और बी जो है इज इक्वल टू 180 डिग्री है, दैट मीन्स ब्लैक और ब्लू रेड लाइन दोनों क्या है, पैरेलल है। दिस वाज द फिफ्थ पोस्टुलेट। एक्सियम्स क्या थे, 7 एक्सियम। लेट्स रिवाइज। फर्स्ट ये था, उन्होंने बोला था इफ P इज इक्वल टू Q, सिमिलरली S इज इक्वल टू Q, तो P भी Q के इक्वल है और S भी Q के इक्वल है। इसका मतलब क्या है, P एंड S वो दोनों भी इक्वल है। सेकेंड एक्सियम क्या था, P इज इक्वल टू यदि Q है और इसमें इफ आई S इज एडेड टू बोथ, मीन्स P में भी S ऐड करूँ और Q में भी S ऐड करूँ तो न्यू रिजल्ट आएंगे। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, P प्लस एस, और राइट हैंड साइड क्या होगी, Q प्लस एस, और ये दोनों क्या होंगी, जो नए रिजल्ट आए लेफ्ट हैंड साइड वाला रिजल्ट राइट हैंड साइड रिजल्ट के बराबर होगा। एंड सिमिलरली इन्होंने सेपरेट यदि किया, यदि एस पी से भी सेपरेट किया क्यू से भी सेपरेट किया तो जो न्यू रिजल्ट आएंगे वो दोनों भी बराबर होंगे। थर्ड में उन्होंने फोर्थ एक्सियम क्या था, यदि किसी बॉडी के यदि मैं पार्ट्स करूं फैक्टर्स करूं तो वो हमेशा होल जो बॉडी होती है उससे छोटे होते हैं। दैट वाज द फोर्थ वन। फिफ्थ वन क्या था, यदि एक बॉडी दूसरी बॉडी में बिल्कुल कोइंसाइड कर जाती है, कैसे, इसका मतलब क्या है कि रेड जो है उसका जो साइज है वो बिल्कुल रेड ब्लैक के बराबर है क्योंकि ये कोइंसाइड कर गई। सिक्स पोस्टुलेट क्या था, यदि मैं किसी भी बॉडी को मान लो ये P बोलूं या इसको Q बोलूं, उसको ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले हैं, दो लास्ट वाले, इसको मैं इसको डबल कर दूं मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन जाएगा, सर्कल। सेम ये क्या बन जाएगा, ब्लू साइड ब्लू सर्कल। तो उसने बोला यदि किसी चीज़ को, वर्ड मल्टीप्लिकेशन यूज़ नहीं किया, उन्होंने बोला यदि किसी चीज़ को मैं डबल करता हूँ तो जो रिजल्ट आएंगे वो दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ये दोनों भी इक्वल होंगे। दैट मीन्स किसी चीज़ को इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, जैसे यहाँ एस ऐड किया, यहाँ एस ऐड किया, यहाँ क्या बोल रहे हैं 2 से इधर मल्टीप्लाई करो 2 से मल्टीप्लाई करो, तो जो रिजल्ट आएगा न्यू रिजल्ट मीन्स फुल सर्कल और फुल सर्कल दोनों सेम होंगे। एंड द लास्ट इसका ऑपोजिट था, मीन्स दो बॉडी है जैसे पी एंड क्यू है, मैं यहाँ क्या इस बार डिवाइड कर दूँ मीन्स इसको आधा करूँ तो जो रिजल्ट आएगा ये जैसे आधा आधा ब्राउन और आधा ब्लू सर्कल, ये दोनों क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। दैट वाज द सेवंथ एक्सियम। और ये एक्सियम क्या थे, यूनिवर्सल ट्रूथ, इसमें कुछ सोचने का ही नहीं है।
यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, प्रूव करने की कोई जरूरत ही नहीं थी. So this is what we learn in chapter number 5. In chapter 6, that is lines and angles, we learn few important things. What were those? बहुत सिंपल वे में समझते हैं. हमने देखा था, सपोज दीज आर टू लाइंस, इनके नाम दे दें एम एंड एन. ये दोनों लाइन पैरेलल भी हैं मान लो, और हमने कहा था यदि पैरेलल नहीं भी है, ठीक है, हो सकती है. तो दो लाइंस को जब एक थर्ड लाइन काटती है, एल लाइन काटती है, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन. सपोज एम एंड एन दोनों पैरेलल हैं, तो क्या बनाएंगी? बहुत सारे एंगल्स बनेंगे. तो पैरेलल लाइन के केस में या नॉन पैरेलल में भी एंगल्स तो इतने बनेंगे, बट यदि दो लाइन एम एंड एन पैरेलल है और एक लाइन ट्रांसफर कट कर रही है, तो ये जो 8 हमारे डिफरेंट एंगल्स बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनके बीच में कुछ रिलेशंस होते हैं. क्या क्या रिलेशंस होते हैं? लेट्स स्टार्ट. सो जैसे ये एंगल 1 बना, एंगल 1 क्या है? इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल हमने क्या सीखा था? एंगल लेस देन 90. वेयर देखो ये वाला एंगल कौन सा है? नंबर 2. ये एंगल क्या है? इट इज ग्रेटर देन 90. इसको क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल. वाई? इट इज मोर देन 90 बट लेस देन 180. एक चीज और हमने याद की थी, ए अल्फाबेट में पहले आता है, तो छोटा एंगल एक्यूट और मोर देन 90 इज ऑलवेज कॉल्ड ऑब्ट्यूज. देन इन दोनों एंगल को यदि मैं एक साथ देखूं, तो देखो 1 एंड 2 क्या है? इनको हम क्या बोल सकते हैं? एडसेंट एंगल. एडसेंट एंगल मीन्स वन एंगल और दोनों एंगल है एक दूसरे के नेबर हैं. नेबर यदि जो होता है पड़ोसी, मतलब क्या होता है? आपका घर ही है, उसका घर ही है, तो बीच की जो दीवार होती है, एक दीवार क्या होती है? कॉमन. सो वी विल हैव वन लाइन और वन रे कॉमन इन बोथ द एंगल्स, तो इनको एडसेंट एंगल्स ही बोलते हैं. और क्या समझा हमने? ये यदि ये स्ट्रेट लाइन है, उस पर ये डिवाइड कर रहे हैं, तो ये एंगल 1 और 2 क्या बना रहे हैं? वी कॉल दम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. वाई? बिकॉज 1 और एंगल और 2 का जो सम होता है कितना होता है? 180 डिग्री. इसका एक और नाम दिया गया था, जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो, तो उनको क्या बोला जाता है? सप्लीमेंट्री एंगल. तो दिस इज ट्रू. यदि 180 दो एंगल का सम, यदि जैसे दो एंगल है, एडजेसेंट एंगल है, पर इनका एंगल का सम 90 हो, तो क्या बोलते हैं उसको हम? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. इस केस में तो 180 है, बट यदि दो एंगल ऐसे जो एडजेसेंट है एक दूसरे के साथ हैं, उनका सम 90 हो, तो क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. एंगल 1 और एंगल 3, जब ये लाइन एक दूसरे क्रॉस कर रहे हैं, तो ये दो एंगल बन रहा है 1 एंड 3, इनको क्या बोलते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ये इसके ऑपोजिट है, वर्टिकली ऑपोजिट है, राइट. और ये एंगल क्या होते हैं? ऑलवेज इक्वल. तो इसमें तो और भी कुछ वर्टिकली ऑपोजिट बन गए. यस, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट बने. यदि मैं नीचे वाले में देखूं तो एग्जैक्टली सेम. तो ये 5 इसके वर्टिकली ऑपोजिट है, 6 और 8 एक दूसरे के ऑपोजिट है, वर्टिकली ऑपोजिट. तो हमारे इतने सारे एंगल्स बनते हैं और ये सब एक दूसरे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. अब यदि मैं इस लाइन के ऊपर के दो एंगल 1 एंड 2 की बात करूं और इस लाइन के नीचे दो एंगल की बात करूं, तो ये दोनों क्या है? इन दोनों लाइन के आउटसाइड में है, तो इनको क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल्स. सेम वे में यदि दोनों इन लाइन के अंदर वाले एंगल बोलो 4 3 5 6, ये सारे एंगल क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल्स. अब ये एक्सटीरियर एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं हमारे, इन दोनों में रिलेशन होता है. एंगल 1 जो होता है एंगल 5 के क्या होता है? बराबर होता है. और इस टाइप के एंगल्स को क्या बोला जाता है? करस्पॉन्डिंग एंगल. तो एंगल 1 ऊपर वाली लाइन में करस्पॉन्ड करता है दूसरी लाइन में एक सेम ट्रांसफर कट करिए, तो 5 और 1 और 5 के हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये क्या होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं. और भी कुछ करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं. यस, बहुत सारे बन रहे हैं. लेट्स सी. 4 के करस्पॉन्ड क्या है? 8. सेम वे में 2 के करस्पॉन्ड 6 है और इसके करस्पॉन्ड में 3 के करस्पॉन्ड में 7 है. एंड ये सब एक दूसरे के एंगल्स बराबर है, इसलिए हमने सेम कलर में यहाँ दिखाने की कोशिश की, राइट. और क्या सीखे थे? यदि हम ऐसे ये इंटीरियर एंगल, ये अंदर वाले एंगल है दोनों, तो 4 और 6, यदि ये 4 है और 6 है, इन इस दोनों एंगल को क्या बोला जाता है? अल्टरनेट एंगल्स. ये 4 का अल्टरनेट क्या हुआ? 6. और अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं. और कोई अल्टरनेट एंगल हो सकता है? यस, ये और इसका अल्टरनेट हो सकता है, ये दोनों भी इक्वल है. देन अल्टरनेट एंगल्स हमने, ये तो इंटीरियर वालों के, ऐसे एक्सटीरियर का देखेंगे अल्टरनेट एंगल्स. देखो इसका अल्टरनेट एंगल क्या होगा? कौन सा वाला अल्टरनेट एंगल होगा इसका? इसका ये वाला अल्टरनेट एंगल इधर वाला होगा. इस एक्सटीरियर का क्या होगा? ये वाला का ये वाला होगा. तो हमारे अल्टरनेट एंगल इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों होते हैं. अब यदि मैं 4 और 5 एंगल की बात करूं, तो मीन्स इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड की एंगल की बात करूं, तो ये तो पहली बात तो इंटीरियर एंगल है. एंड दोनों इंटीरियर एंगल की बात करते हैं, एंगल नंबर 4 एंड 5. तो इस टाइप के एंगल्स को क्या बोला जाता है? इंटीरियर एंगल्स तो हैं,
और इसमें एक खासियत होती है 4 और 5 का सम क्या होता है 180, तो मीन्स इस साइड के एंगल का 180 हुआ। सिमिलरली और भी दो इंटीरियर एंगल है 3 और 6, इन दोनों का सम भी क्या होगा एक्जैक्टली 180 डिग्री होगा। तो हमने लाइन्स एंड एंगल्स में ये सारी चीजें सीखी, यदि हमको ये याद है तो वी नो एवरीथिंग। चैप्टर 7 इज कॉल्ड ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में हमने क्या सीखा, तो कुछ बेसिक चीजें एंड ऑल क्या थी, कॉन्ग्रुएंस रूल। ये कौन सा रूल है, साइड एंगल साइड, SAS कैसे आता है, ये साइड ये इंक्लूडेड एंगल ये साइड, दैट वाज और यदि दो ट्राइंगल में दो साइड और एक एंगल बराबर है तो क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मीन्स क्या है, दो एग्जैक्टली सेम डायमेंशन के सेम है। एक और कौन सा रूल था, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, तो ये एंगल ये वाली साइड और ये वाले एंगल। नेक्स्ट रूल क्या था, SSS ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंट रूल, मीन्स एक ट्राइंगल की ये साइड ये साइड ये साइड दूसरे सेम ट्राइंगल की ये इक्विवेलेंट हो तो उसको क्या बोला, पहली बात तो तीनों साइड यदि बराबर है उस ट्राइंगल क्या बोलता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और किस रूल से दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, उस रूल को बोलते हैं साइड साइड साइड, मीन्स इसकी साइड और दूसरे ट्राइंगल की साइड सब बराबर है एक दूसरे के। एक और रूल था, फोर्थ वन था ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंट रूल, पर ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंट मीन्स ये तीनों एंगल एक दूसरे के बराबर हैं, बट ये इसके इक्विवेलेंट है, ये एंगल इसके इक्विवेलेंट है, ये एंगल इसके इक्विवेलेंट है, पर स्टिल दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर तो नहीं है, बिल्कुल सेम साइज के तो नहीं है, दैट मीन्स दिस कॉन्ग्रुएंट रूल इज नॉट वैलिड। तो ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंट रूल नहीं होता। क्यों नहीं होता, दो इन दोनों ट्राइंगल्स के एंगल्स तो सेम है, इसलिए सिमिलर ट्राइंगल्स में है बट साइज डिफरेंट है। कॉन्ग्रुएंट्स या कॉन्ग्रुएंट की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, एवरीथिंग इज सेम, बिल्कुल एकदम एक जैसे हैं दोनों, डुप्लीकेट बोला जाता है, तो दे आर नॉट डुप्लीकेट। एक कॉन्ग्रुएंट होता है RHS कॉन्ग्रुएंट रूल। RHS कॉन्ग्रुएंट रूल में क्या था, हाइपोटेन्यूज और कोई भी एक साइड और 90 डिग्री का एंगल, तो राइट हैंड साइड RHS कॉन्ग्रुएंट रूल बोला जाता है। एंड एक और चीज थी हमने पढ़ी थी इसके अंदर, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मींस वो ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स जो होती हैं बराबर होती हैं एंड देन उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, सेम होते हैं। ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये एंगल ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे, सिमिलर होंगे। सो ट्राइंगल्स में हमको यही याद रहेगा तो वी कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज थी, देखो इस ट्राइंगल के अंदर ये एंगल है तो इसकी सबसे लंबी साइड क्या है, ये तो 90 है, तो दैट मीन्स बाकी दोनों एंगल छोटे हैं। तो हाईएस्ट एंगल ऑपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड, तो ये लार्जेस्ट साइड के ऑपोजिट एंगल ये है, विल बी द बिगेस्ट और द लार्जेस्ट, और वाइस वर्सा, सबसे छोटी साइड के जो ऑपोजिट एंगल होगा क्या होगा, सबसे छोटा होगा। चैप्टर 8 इज क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स में हमने क्या पढ़ा था, ABCD चार लाइन से, क्वाड्री मीन्स 4, और लाइन से जो भी चीज बनती है उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। इसको यदि मैं किसी लाइन से डिवाइड करता हूँ इसको क्या बोला जाता है, डायगोनल्स, तो मीन्स के दो डायगोनल्स होते हैं, राइट। और जो इनके जो ये एंगल्स बनते हैं ABCD एंगल्स हैं, इनका सम कितना होता है 360। कैसे हमने किया था, यदि इसको डिवाइड कर दूं तो एक ही ट्राइंगल बन गया, एक ही ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना होता है 180, इसका 180, तो टोटल कितना हुआ 360। दूसरा हमने क्या देखा, डायगोनल दो ट्राइंगल में इसको डिवाइड कर रही है तो दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंट मींस बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ट्राइंगल्स होते हैं। क्वाड्रिलेटरल का एक स्पेशल डिजाइन होता है, इस टाइप के डिजाइन को बोलते हैं पैरेललोग्राम, राइट। और पैरेललोग्राम की खासियत क्या होती है, इसकी ऑपोजिट साइड क्या होती हैं, ये साइड इसके बराबर होती है, ये साइड इसके बराबर होती है, दैट्स कॉल्ड पैरेललोग्राम। और इंपॉर्टेंट चीज है ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मींस ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इनके पैरेलल है, दैट इज व्हाई इट इज अ पैरेललोग्राम। Opposite angles are equals means angle D is equal to angle B or angle A is equal to angle C। तो ये opposite angle in case of parallelogram which is a quadrilateral तो ये होती है। एक और important property होती है diagonal bisect each other। ये diagonal और ये diagonal यदि ऐसे एक और दूसरी diagonal है तो दोनों एक दूसरे को bisect करती है, मीन्स आधे आधे बराबर exactly आधे आधे बराबर करती है। और कौन से quadrilaterals होते हैं, ये क्या है, this is what a rectangle। तो इसमें भी डायगोनल्स क्या है, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो फोर्थ वाले में बाइसेक्ट करेंगे, मीन्स यहाँ से यदि मैं सेंटर में इसको O बोल दूँ तो बी डी इस सेंटर तक, डी और यहाँ सेंटर तक, और इस सेंटर से B, ये दोनों क्या होंगे, दोनों एग्जैक्टली बराबर होंगे। और क्या चीज दिख रही है, तो बाइसेक्ट ईच अदर करती है एंड इक्वल, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट मतलब ये सब एक, और ये दोनों डायगोनल्स, डायगोनल AC और डायगोनल BD, ये दोनों डायगोनल्स क्या होंगी, दोनों की लेंथ बराबर होगी और एक दूसरे को बराबर में काट रही है।
इफ इट इज अ स्क्वायर, स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल, तो इसकी जो डायगोनल होंगी उनकी लेंथ क्या होगी, सेम होगी। और खासियत एक और क्या होगी, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर ही रही है, इसकी तरह लेफ्ट की तरह रेक्टेंगल की तरह, बट जब वो इंटरसेक्ट करती है, जहां इंटरसेक्ट करती है ये एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है। एक और फिगर होती है, इसको क्या बोलते हैं, रोम्बस। रोम्बस के अंदर डायगोनल्स जो एक दूसरे को तो कट करती हैं, बाइसेक्ट तो कर रही है, 90 डिग्री बना रही है, पर इनकी लेंथ क्या है, डिफरेंट, दैट इज व्हाट, सो दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, बट इनकी लेंथ दोनों की डायगोनल क्या है, डिफरेंट है। एक इंपॉर्टेंट चीज और सीखी थी हमने इस सब्जेक्ट में, चैप्टर में, कि ए बी सी यदि एक ट्राइंगल है और ए और बी का ई इज अ मिड पॉइंट, सिमिलरली एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, और इनको मैं ये जोड़ता हूँ एक लाइन से, तो ये जो लाइन होगी किसके पैरेलल होगी, बी सी के, और बी सी की जो लेंथ होगी, मतलब सॉरी बी सी की जो लेंथ होगी वो ई एफ के डबल होगी, या उल्टा बोलूँ, ई एफ की जो लेंथ होगी, डायमेंशन होगी, वो बी सी की हाफ होगी। दैट इज व्हाट वी लर्न इन दिस चैप्टर। So these were the important things. Chapter 9, Area of Parallelogram and Triangles. इसमें हमने क्या क्या चीज़ सीखी थी, कि यदि A एक एक बॉडी है और B एक दूसरी बॉडी है, तो इसका एरिया कैसे लिखा जाता है, एरिया ए आर ऑफ A इज इक्वल टू से एरिया ऑफ B। यदि दो चीज़ का एरिया बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो वी कैन से द टू कॉन्ग्रेंट फिगर्स हैव इक्वल एरिया, तो ये दोनों एक दूसरे कॉन्ग्रेंट हैं। बट द कन्वर्स इज नीड नॉट बी ट्रू, मतलब कि दो चीज़ों का यदि एरिया सेम है, जैसे ये वाली बी और ये ब्राउन, दोनों का एरिया यदि सेम है, कोई नॉट नेसेसरी नहीं है कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो, बिल्कुल उनके डायमेंशन एक जैसे हों। इसके डायमेंशन देखो अलग तरह के हैं और ये बिल्कुल एकदम रेक्टेंगल है, तो इन दोनों का एरिया सेम है। सो वी कैन से टू कॉन्ग्रुएंट फिगर यदि हैं, दोनों यदि सिमिलर फिगर है, तो उनका एरिया क्या होगा, सेम होगा। बट जिनका एरिया सेम है दो बॉडी का, जैसे इसका, बट नेसेसरी नहीं है वो कॉन्ग्रुएंट हो, राइट, ये हमने सीखा इसमें। और हमने सीखा कि यदि 1 2 3 ये तीनों के अपने अपने एरिया हैं, तो टोटल एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ 1 2 और 3 का कंबाइंड एरिया, तो टोटल एरिया मींस कंबाइंड ऑफ ऑल दीज थ्री एरिया, दैट इज कॉल्ड टोटल एरिया। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें सीखी थी कि दो पैरेलल लाइन, ब्लैक लाइन पैरेलल है, और इसके अंदर हम दो पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, और यही सिमिलर इन्हीं पॉइंट से हम दो और दूसरी पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो क्या बनते हैं, दो पैरेललोग्राम। और ये जो दो पैरेललोग्राम बनते हैं, रेड वाले से और ब्लू वाले की वजह से, दोनों का जो एरिया होता है क्वाड्रिलेटर 1 का और क्वाड्रिलेटर 2, या पैरेललोग्राम जो भी बने, उनका एरिया क्या होता है, एग्जैक्टली सेम होता है। सेम वे में दो पैरेलल लाइन के बीच में मैं ट्राइंगल बना देता हूँ, जहाँ बेस कॉमन रखना है, देखो यहाँ बेस कॉमन रखना है, सेम है, ये रेक्टेंगल और एक ये ब्लू ट्राइंगल, जहाँ बेस कॉमन है, तो इन दोनों का एरिया क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। सेम वे में हमने देखा था पैरेलल लाइन में, जहाँ बेस सेम है, वहाँ मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ और एक क्वाड्रिलेटर बनाता हूँ, तो इन दोनों के एरिया क्या होंगे, ट्राइंगल का एरिया हाफ ऑफ द क्वाड्रिलेटर होगा, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो होगा, ये ब्लू वाला ट्राइंगल, वो हाफ ऑफ द क्वाड्रिलेटर था, राइट। और यदि हमको किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इन दोनों को डायगोनल बना दो, तो इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता हूँ, तो क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो निकाल लो। तो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर क्या होगा, ये ट्राइंगल, और हमको मालूम है डायगोनल क्या करती है, क्वाड्रिलेटर को दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो ट्वाइस ऑफ दिस एरिया, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, बेस इंटू हाइट, तो ये तो क्वाड्रिलेटर कर लिया, बेस इंटू एम्पलीट्यूड, तो ये बेस इंटू एम्पलीट्यूड मीन्स हाइट, और ये दो ट्राइंगल बन गए, तो हम बोल सकते हैं इसको, हमको ऊपर वाले से क्या बोला था हमने, एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या था, हाफ ऑफ द क्वाड्रिलेटर, तो ये क्वाड्रिलेटर का ऊपर है, उसका आधा, तो आपको मालूम चल गया ट्राइंगल का एरिया क्यों बोला जाता है, हाफ बेस इंटू एम्पलीट्यूड या हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये हमने इसमें सीखा था इस पर्टिकुलर चैप्टर में। चैप्टर 10 सर्कल्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, कि सर्कल जो बना होता है, हम किसका है, बहुत सारे डॉट को जोड़ के एक यदि पॉइंट से स्टैंडर्ड दूरी पर यदि हम बनाएं, तो वी कैन मेक अ सर्कल इन अ प्लेन, और उस सेंटर से यदि मैं जो डिस्टेंस यहाँ से खींचूंगा, उसको क्या बोला जाता है, रेडियस। और इस पॉइंट के इसके यदि मैं ऑपोजिट भी इस डायरेक्शन में चला दूँ बराबर डिस्टेंस, तो ये पूरा टोटल डिस्टेंस क्या हो जाता है, उसको बोलते हैं डायमीटर, दैट मीन्स डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस। फिर इसमें हमने एक चीज़ सीखी थी, कि यदि इसमें मैं कॉर्ड बनाता हूँ, एक ये कॉर्ड, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और एक और बनाता हूँ जिनकी लेंथ बराबर है, राइट, और इन कॉर्ड से मैं सेंटर पे एंगल को एक्सटेंड करता हूँ, तो ये जो बीच में एंगल, ये कॉर्ड जो एंगल यहाँ बना रही है,
और ये दूसरी वाली कॉर्ड वो भी जो एंगल बना रही है, क्योंकि कॉर्ड्स की लेंथ सेम है तो एंगल जो बनेंगे सबस्टैंडर्ड एंगल क्या बोलता है, ये सबस्टैंडर्ड एंगल जो होगा एग्जैक्टली क्या होता है, एट द सेंटर दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और क्या सीखा था कि कॉर्ड जो है सर्कल का जो एरिया है उसको दो पार्ट में डिवाइड करती है। एक को बोलता है माइनर सेगमेंट छोटे वाले को, बड़े वाले को क्या बोलता है, येलो कलर को, मेजर सेगमेंट। यदि मैं सेंटर से एक लाइन यहाँ से मान लो पी क्यू एक कॉर्ड है और कॉर्ड के इससे इसको कनेक्ट कर दूँ, इससे कनेक्ट कर दूँ, बेसिकली क्या हो रहा है, इसको एक दो पार्ट में डिवाइड करिए इस बार, बट जिसको बोलता है माइनर सेक्टर, इसको बोलता है बड़े वाले को बोलता है मेजर सेक्टर। एक सर्कल के सेंटर पे एक यदि कॉर्ड है और मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, राइट, परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, देन वो जो एक कॉर्ड है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, मींस यहाँ से मैं एक लाइन यदि हमने ड्रॉ की थी कॉर्ड के ऊपर, ऑलवेज क्या करेगी, एक तो 90 डिग्री पे होगी, 90 डिग्री पे आएगी। जब वो 90 डिग्री पे आएगी तो इस कॉर्ड को क्या करेगी, एग्जैक्टली दो पार्ट में डिवाइड करेगी। या दूसरी तरीके से बोलो, किसी कॉर्ड के सेंटर से यदि मैं बिल्कुल लिखता हूँ, एक लाइन खींचता हूँ सेंटर तक, कॉर्ड का सेंटर में मीन्स हाफ से उस पॉइंट से एक लाइन खींचता हूँ सेंटर तक, तो वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी इसके लाइन के, कॉर्ड के। ये जो रेडियस, ये जो लाइन आ रही है रेडियस, एक तरह से रेडियस यहाँ तक आ जाएगी, रेडियस हो जाएगी, तो ये क्या होगी, 90 डिग्री पे होगी। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखी थी हमने, एक ये कॉर्ड है, एक ये कॉर्ड है, राइट। सो देर इज वन और ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलियर पॉइंट्स। यदि ये तीन पॉइंट है नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर मीन्स ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे नहीं है, तो इनसे एक ही सर्कल पास होगा सिर्फ, ऑन वन एंड ओनली वन। कैसे बनाया था हमने, ये एक लाइन ली, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लिया, ये एक लाइन ली आर्क की, उसका परपेंडिकुलर, जहां वो इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या होगा, सेंटर होगा, और सेंटर से एक रेडियस आ जाएगी इसकी, एक सर्कल बना दो, तो ये जो सर्कल बनेगा ये तीनों पॉइंट से पास होगा और ये अकेला ही होगा, दूसरा और कोई सर्कल ऐसा हो नहीं सकता। एक इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या सीखी थी, जो ये हमारी कॉर्ड हैं वो क्या करती हैं, सर्कल के सर्कमफेरेंस को, ये जो वाला पार्ट है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सेक्टर, आर्क, सॉरी आर्क। तो ये एक आर्क है, ये वाली देखो, ये वाली कॉर्ड डिवाइड करे तो ये इसकी एक आर्क है। तो इस तरीके से बहुत सारी आर्क एक सर्कल में हो सकती हैं। यदि दो कॉर्ड या दो आर्क, यदि एक ये वाली आर्क है और एक ये वाली आर्क है, लाइट ब्लू और डार्क ब्लू, यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ, दैट मीन्स ये जो कॉर्ड होगी वो इस कॉर्ड के बराबर होगी। यदि आर्क की लेंथ बराबर है तो कॉर्ड जो होगी वो भी बराबर होगी। दूसरा हमने सीखा था, यदि कॉर्ड से सेंटर पे एक एंगल बनाओ तो वो एंगल क्या होगा, सबस्टैंडर्ड एंगल। इस कॉर्ड से बनाओ वो सबस्टैंडर्ड एंगल, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। दैट मीन्स जब मेरी कॉर्ड की लेंथ बराबर है ये वाली की, तो मेरी आर्क की लेंथ भी क्या होगी, बराबर होगी, और वो इक्वल एंगल सबस्टैंड करेंगे सेंटर पे। एक चीज और भी हमने सीखी थी, यदि एक पी क्यू इज एन आर्क और यहाँ पे ये दोनों सेंटर पे एक एंगल बनाते हैं, और इसी पॉइंट से पी क्यू से एक में रिमेनिंग जो पार्ट है सर्कल का सरकमफ्रेंस में किसी जगह भी एक पॉइंट ले लूँ, यहाँ ले लूँ या यहाँ ले लूँ, तो ये भी एक एंगल बनेगा, और ये एंगल जो भी होगा वो इससे आधा होगा, सेंटर पे जो एंगल बन रहा होगा। यदि देखो इसी इसी लाइन को मैं एकदम बिल्कुल पी क्यू को एकदम ऐसे कर दूँ, तो इस से लंबी जो बनी लाइन, तो ये क्या बोलते हैं, डायमीटर, डायमीटर होगी तो सेंटर पे क्या एंगल होगा, 180। दैट मीन्स यदि मैं ऊपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो एक्जैक्टली सेम हमने ये ऐसे ही देखा था, तो यहाँ एंगल कितना होगा, यदि 180 इससे आधा होगा दैट मीन्स ये 90 होगा। तो ऑलवेज सेमी सर्कल के अंदर यदि नीचे वाले को भूल जाओ, सिर्फ व्यू वाले को देखो, एंड पी क्यू इज सपोज इज अ डायमीटर, तो यहाँ जो एंगल बनेगा ऑलवेज क्या होगा, 90। आप यहाँ से ले लो या ऐसे बना लो या एक ऐसे करके बना लो, तो ये आपको याद रखना है, तो ऑलवेज इट विल बी 90 डिग्री। प्लस हमने एक और चीज देखी थी, यदि तीन पॉइंट से एक हमने मान लो ए बी एक कॉर्ड ली या एक आर्क ली, ये ए बी एक आर्क ऐसी ली, राइट, इन दोनों से हमने एंगल बनाया रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस में जो टच करे, जैसे ए सी बी, और एक दूसरा बनाया ए डी बी। तो हमने क्या सीखा था इसमें कि ये जो, यदि ये एंगल एंगल टी जो बन रहा है वो एंगल सी के बराबर है, पहली बात तो ये हमेशा बराबर ही होगा क्योंकि ये हमारी कॉर्ड की लेंथ फिक्स है या आर्क की लेंथ फिक्स है। तो जब ये आर्क की लेंथ फिक्स होगी उससे मैं ऑपोजिट साइड में कहीं पे भी एंगल बनाऊंगा तो वो एंगल डी और एंगल सी क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। सेकंड चीज ये है, ये हमने जो प्रूव किया था, क्या प्रूव किया था कि यदि एंगल ये सी है तो डी बी कहाँ पे आएगा पॉइंट, वो भी आर्क पे ही होगा, ये हमने प्रूव किया था, राइट।
नाउ चैप्टर 11 में कुछ चीज़ जो याद रखनी है वो क्या है, रिवाइज करते हैं। लेट्स रिवाइज कंस्ट्रक्शन। ये तो सबसे सिंपल था, इसमें तो हमने बस यही सीखा था कैसे एंगल्स बनाते हैं। तो हम इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं सो दैट यू विल रिमेंबर। तो हमने कहा एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसके अंदर आपको दो एंगल दिए हुए हैं लेफ्ट साइड, और ये एक मान लो 60 एक 50, प्लस और क्या क्या दिया हुआ है, ए बी सी तीनों साइड दी हुई है। इनमें एक रिलेशन दी है कि ए प्लस बी प्लस सी सपोज 11 सेंटीमीटर है, राइट। ये हमारा सबसे कॉम्प्लेक्स वाला कंस्ट्रक्शन था। और कंस्ट्रक्शन में हम क्या यूज करते हैं, हमेशा कॉम्पास यूज करते हैं, राइट। तो सो दैट एंगल निकालिए, हमने 45 डिग्री का एंगल निकालना आता है, हमको बनाना आता है 60 का आता है, तो बनाएंगे। लेट्स ड्रॉ दिस, ये ट्राइंगल हमको बनाना है सपोज। तो हमने क्या किया था, एक लाइन ड्रॉ करनी है जो तीनों के सम के बराबर हो। तो लेट्स ड्रॉ लाइन पी क्यू विच इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। अब देखो बी पे कितना एंगल है ट्राइंगल की, बी पे 60 डिग्री है, तो हम पी पॉइंट पर जो है विद द हेल्प ऑफ अ कंपास, कंपास जिसमें पेंसिल लगी हुई है, इस जगह पे कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 60 डिग्री। सिमिलरली क्यू पर जो है हम कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 45 डिग्री। सो लेट्स मेक इट। पी पे हम एंगल बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, इसको रखते हैं कंपास को ऐसे रोटेट करते हैं, फिर यहाँ रखें पहला एक और फिर दूसरा। तो ये जो फर्स्ट टाइम बनता है क्या, 60 डिग्री, इसको कनेक्ट कर दो। 45 डिग्री के लिए क्या था, 90 डिग्री एंगल बनाया, तो कैसे कंपास से ऐसे रोटेट करेंगे फर्स्ट सेकेंड, और फिर इससे क्या कट करेंगे, यहाँ रख के उसी में बिना उसको एक्सटेंड किए, नहीं डायमीटर कट किए, तो ये जो कट हुआ क्यू और इसको जोड़ देंगे। सो वी हैव 90 डिग्री। एंगल कितना बनाना है, 45 डिग्री। तो हमने सीखा था ना, किसी भी एंगल को, यदि एंगल हमको मालूम है उसको आधा डिवाइड करना है, तो इस पॉइंट पे यहाँ पे कंपास रखेंगे और रोटेट करेंगे, और इस पॉइंट पे कंपास रखेंगे रोटेट करेंगे, तो ये पॉइंट मिल गया। और इसको हम इसको दोनों को जोड़ देंगे। तो वी विल नाउ व्हाट वी हैव अ 60 डिग्री एंगल एंड अ 45 डिग्री एंगल। अब क्या करना है, इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर तो सेम है जैसे भी 45 किया, तो यहाँ से यहाँ तक इसका 45 और यहाँ रख के तो एक लाइन आ गई, पी और क्यू को ड्रॉ कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दी। सेम वे में इसका बाइसेक्टर हम दोबारा निकालेंगे, तो हमने बाइसेक्ट किया, तो यहाँ कट हुआ, फिर यहाँ रख के और यहाँ रख के फिर दो लाइन ली, तो ये आगे कंपास से बना रहे हैं हम। इन दोनों को जोड़ दिया, ये दोनों एक पॉइंट पे कट करेंगे। लेट्स गिव अ नेम ए। सो उसका नाम दे दिया ट्राइंगल का जो दिया था यहाँ टॉप में ए। और क्या किया, पी एंड क्यू का क्या किया हमने, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर मीन्स ऐसे, और हमने किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर कंपास से करना है, तो क्या पी पे रखो, इसके इसके आधे से ज्यादा कंपास को लो, ऐसे लाइन लगाओ और एक इधर लाइन लगाओ। सिमिलरली उसी कंपास को यहाँ रखो और अपोजिट, लेट्स डू दैट। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये लाइन आ गई और एक साइड ऐसा दी जाएगा। सो ये क्या हो गया, इस लाइन का एग्जैक्टली टू पार्ट्स में डिवाइड किया और इट इज 90 डिग्री है। सेम वे में हम इसमें क्या करेंगे, ए और क्यू को क्या करेंगे, इसका ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो, तो लेट्स ड्रॉ इट। और एक ये लाइन आ गई, इसने इस नीचे वाली लाइन को कहाँ कट किया, सी पे। क्यों सी नाम दे रहे हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड में सी दे रहे हैं और लेफ्ट में बी दे रहे हैं। अब क्या करो, ए और बी को कनेक्ट कर देना हमको, और ए और सी को हमको कनेक्ट करना है। लेट्स कनेक्टेड। सो नाउ दिस ए बी सी इज द ट्राइंगल व्हाट वी वर लुकिंग फॉर। और ये एंगल उसका क्या हुआ, 60, ये एंगल उसका होगा 45 है। तो दिस इज व्हाट वी वर लुकिंग फॉर। तो हमारा बनके तैयार हो गया। चैप्टर 12 इज हेरोन्स फॉर्मूला। इसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने देखा था राइट एंगल ट्राइंगल हो या इक्विलेटरल ट्राइंगल हो या आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, इन सब ट्राइंगल के अंदर हमको ना कुछ दिया रहता है। दैट मीन्स इन सब के अंदर हमारे को क्या है, एरिया निकालने के लिए हाफ बेस इंटू हाइट करना होता है, राइट। सब में इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, दो साइड तीनों साइड इक्वल है, तो आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर ऑर्डर कर लेना है। तो हाफ हो गया, हाफ आपको हो गया, बेस आपको मालूम है क्योंकि सब 10 सेंटीमीटर है, तो सारी साइड मालूम चलिए, हाइट ये परपेंडिकुलर है। तो इसमें हाइट निकालने के लिए क्या करोगे, सेम आइसोसलीज में ऐसे ही है, आइसोसी में ये दोनों साइड दी हुई है, थर्ड साइड दी होगी, परपेंडिकुलर निकाल लो। परपेंडिकुलर निकालने की क्या फॉर्मूला यूज करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम याद है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। तो इन तीनों एरिया का ये दो फॉर्मूला यूज करके वी कैन फाइंड आउट एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। एक इंपॉर्टेंट चीज और थी कि किसी भी ट्राइंगल में तीनों साइड को जो होता है का यदि सम जो होता है वो क्या बोलता है, पेरीमीटर। वैसे किसी भी चीज की कोई भी फिगर हो, उसकी जो बाउंड्री होती है ऑफ अ फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो ट्राइंगल में तीन साइड है, तो उनका सम क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। तो हेरोन साहब ने एक डिफरेंट टाइप का ट्राइंगल आ जाए आपके पास, राइट। और वो ट्राइंगल यदि हो उसको बोला है स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल मीन्स जिसमें ना तो कोई एंगल एक दूसरे के बराबर है, ना कोई साइड एक दूसरे के बराबर है। दैट मीन्स यू कैन नॉट यूज
ये वाला यूज़ नहीं कर सकते। उसमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है? हेरॉन्स फार्मूला यूज़ करना है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और याद रखनी है इसमें कि हो सकता है कि हमको एक साइड दी हो और फिर रेशो दी हो तीनों साइड का, तो क्या करो, उसको x से मल्टीप्लाई कर दो रेशोज को। तो वी विल टेक 3x 5x प्लस 9x, और आपको ना या तो पैरीमीटर में कोई रिलेशन दी होगी या कुछ दिया होगा, सो यू कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x। यदि x निकल गया तो आपके साइड्स मालूम चल गए, एंड वंस यू हैव साइड्स देन यू कैन कैलकुलेट इफ इन तीनों ट्राइंगल्स में तो ये फार्मूला यूज कर लो दोनों। अदरवाइज जहाँ पे ये तीनों ट्राइंगल जगह स्केलिन ट्राइंगल है जिसमें ना तो साइड बराबर है ना एंगल बराबर है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? हेरॉन्स। हेरॉन्स ने क्या बताया था? एरिया निकालना है इस ट्राइंगल का। तो कैसे निकालते हैं? आप ऐसे भी किसी भी ट्राइंगल का निकाल सकते हो, राइट, नॉट नेसेसरी दिस वन। बहुत सिंपल है, क्या था फॉर्मूला? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस सी को मल्टीप्लाई कर दो, राइट। वेयर एस क्या था? सेमी पैरीमीटर। सेमी पैरीमीटर क्या होता है? हाफ ऑफ पैरीमीटर। सेमी मीन्स हाफ, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो एस आपको याद है, ए बी सी जो है उसकी साइड है किसी भी ट्राइंगल के, इररेस्पेक्टिव ये हो या ये हो। अब दोनों तरीके, ये वाले तीनों केसेस में तो आप लेफ्ट वाले फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, और यदि आपको लेफ्ट याद नहीं है और तीनों साइड मालूम है और एस तो आराम से मालूम है, तब आप चारों का हेरॉन्स फॉर्मूला से निकाल सकते हो। सेम वे में हेरॉन्स फार्मूला से हम क्वाड्रिलेटर को, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर है, उसकी साइड्स दी हुई हैं, तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। निकालने के लिए क्या करना है? तो वी हैव टू ड्रॉ डायगोनल्स। तो वैसे भी हमने बताया था क्वाड्रिलेटर में आपको हमेशा डायगोनल्स बनानी चाहिए, या तो ये वाली बना लो या ये वाली बना लो या दोनों बना लो। और जब ये बनाओगे तो आपको इसमें डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी, कुछ परपेंडिकुलर मिलेंगे, कुछ क्या मिलेगा, तो आपको यहाँ फिगर्स में वैल्यूज दी होंगी। एंड देन ट्राइंगल केस में हेरॉन्स फार्मूला यूज करके या ये लेफ्ट साइड के फार्मूला यूज करके यू इजीली कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द फिगर। चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इसमें वो बेसिक चीज़ें याद रखनी है। क्यूब और क्यूबॉइड बिल्कुल एक जैसे होते हैं, बस इसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट डिफरेंट होती है। क्यूब में हर चीज़ बराबर होती है। फॉर्मूला क्यूबॉइड का याद रख लो, क्यूब का अपने आप निकाल लोगे। क्या क्या चीज़ पूछे जाएंगे इसमें? लेटरल सरफेस एरिया होता है, मीन्स टॉप और बॉटम के एरिया को भूल जाओ, चारों तरफ से उनको लिपेटना है, विच इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया मीन्स कंप्लीट, तो दो ग्रीन है, दो येलो है, दो ये है, सो डबल ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट और हाइट इंटू लेंथ। सो लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीन डायमेंशन है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो 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 करके। एक और क्या चीज़ इसमें निकाली है हमको? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है? क्यूबाइड का लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और यदि क्यूब होगी सब लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्या है, सब बराबर है, तो एल क्यूब या बी क्यूब या एच क्यूब कुछ भी बोल दो आप। सेम वे में इसमें सरफेस एरिया जो होगा उसका, यदि क्यूब के केस में हो जाएगा सब बराबर है, तो एल और एल बराबर हो गए, तो ये एल स्क्वायर हो गया, और ट्वाइस ऑफ एल स्क्वायर तो 2 इंटू 2 4 हो गया, तो आंसर क्या हुआ? 4 साइड साइड स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 6 साइड स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ का क्यूब या साइड, किसी भी साइड का क्यूब। तो नीचे वाले ब्लू वाले याद रखने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले याद रखोगे तो ऑटोमेटिकली क्यूब के आपको याद हो जाएंगे। कोन हमने पढ़ा था। कोन मीन्स इस टाइप की फिगर जिसमें आर रेडियस, नीचे सर्कल होता है, वर्टिकल हाइट होती है, और ये एल क्या होता है? स्लैंट लेंथ होती है। यदि ऐसा है तो स्लैंट लेंथ एल क्या होता है? क्योंकि देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम कौन सा पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकते हैं, तो इट इज ऑलवेज अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसके अंदर एक कर्व सरफेस एरिया होता है, ये जो ऊपर वाला पार्ट कर्व सरफेस क्या होता है? पाई आर एल। पाई आर एल क्यों बोला था हमने? ये एरिया 2 पाई आर इंटू लेंथ, जो हमने सॉल्व किया था तो उसमें कट जाता है, यदि हम फॉर्मूला डालते हैं तो क्या हो गया? कर्व सरफेस या पाई आर, बस ऐसे याद रखो, टाइमिंग के लिए आपको याद रहेगा। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ? ये जो कर्व का एरिया पाई आर एल हुआ, और नीचे क्या हुआ? सर्कल। सर्कल कितना होता है एरिया? पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर ऐड करो। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम हमने याद किया था ना, जो भी सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका हाफ, सेम रेडियस का यदि सिलेंडर बना दो तो वन, उसका थर्ड, वन थर्ड होता है। तो सिलेंडर का आपको याद ही है, सिलेंडर क्या होता है? ऐसा जिसका रेडियस नीचे आर रेडियस है, एच हाइट है। और इसका हमने कोन के लिए आपको ये डायग्राम रखो कि एक कोन एक बिल्कुल सेम डायमेंशन का रेडियस का है, हाइट सेम है, तो एक कोन इसके अंदर से उसका वॉल्यूम कितना होगा? वन थर्ड, यही दिया हुआ है यहाँ पे। या तो ये फिगर याद रखो या फॉर्मूला याद रखो कि इट्स ऑलवेज वन थर्ड ऑफ। मीन्स कहने का मतलब क्या है? इस सिलेंडर में यदि पानी भरूंगा तो हमको 3 कोन भर के इसमें डालने पड़ेंगे देवी में। और मैं याद करने के लिए क्या बताया था? देखो मैं ऐसे एक कोन बना रहा हूँ, तो इसके लेफ्ट में एक वाइट है और राइट में भी एक वाइट है, तो इट इज 3 कोन आ गए इसमें एक तरीके से, ठीक है। सिलेंडर का हम कर्व सरफेस एरिया, मीन्स ये जो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो कैसे याद रखोगे? ये जो सर्कल बना उसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर और इंटू हाइट, 2 पाई आर इंटू एच।
टोटल सरफेस एरिया मीन्स कर्व तो निकल गया, तो ऊपर एक वो है सर्कल और एक नीचे मतलब दो सर्कल, इसमें इसी बॉल में दो सर्कल ऐड कर दो, तो टोटल सरफेस एरिया ट्वाइस ऑफ पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, हमने क्या बोला था, बेस अप टू हाइट, बेस क्या है, सर्कल है, पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट, तो वॉल्यूम भी निकल गया, राइट। और वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या है, हाफ 1/3 होता है, तो यही बोला था हमने, पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का डिवाइड बाई 3। एक और इम्पोर्टेंट चीज पढ़ी थी हमने, स्पीयर या हेमी स्पीयर, हेमी मीन्स आधा, स्पीयर मीन्स फुल, स्पीयर मीन्स ऐसा, इसके सेंटर से आर रेडियस का है, तो हेमी स्पीयर भी क्या होगा, ऐसे ही कटा होगा उसके सेंटर से, ये आर रेडियस का, इसी का एग्जैक्टली आधा ही होगा। अब इस केस में यदि सरफेस एरिया देखें तो इसका सरफेस स्पीयर कितना होता है, 4 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। एक सर्कल का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, इसका 4 टाइम्स होता है, ऐसे याद रखने के लिए, ये हमने वैसे प्रूफ किए थे बट याद रखने के लिए 4 टाइम्स होता है। हेमी का कितना हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, यही वाला होगा डाइट ब्लू वाला कर्व सरफेस एरिया, ये तो ऊपर वाला तो प्लेन है, ये कर्व है, तो कितना होगा, इसका आधा हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया लेंगे, देखो स्पीयर का क्या होता है, टोटल स्पीयर का कर्व सरफेस और टोटल सेम ही होता है। यदि मैं इसका वॉल्यूम बोलूँ तो वॉल्यूम क्या होता है, ये आपको फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, कैसे, 4/3 पाई आर क्यूब। याद रखने के लिए क्या बोले थे, नीचे 3 है तो ऊपर 3 होगा, किसी और फॉर्मूला में नहीं है, सिर्फ ये कोन वाले में याद रखो, तो वॉल्यूम है 1/3 ऑफ द सिलेंडर। वेर इस केस में क्या होता है, नीचे 3 है ऊपर भी 3 है, और कर्व सरफेस क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, कैसे रहा, 4 पाई आर क्यूब होगा और यहाँ की 3 होगा तो नीचे भी 3 होगा, तो वॉल्यूम इतना हो गया। अब हेमी स्फीयर का आधा है तो कर्व सरफेस एरिया निकालो, तो कर्व तो इसका आधा होगा, तो 4 का आधा क्या होता है 2, तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये ऊपर वाला याद है तो अपने आप हेमी का निकलेगा। टोटल सरफेस एरिया ये थोड़ा डिफरेंट होगा, देखो ये जो डबल था ही 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक ही ऊपर सर्कल बन गया, तो कितना हो गया 3 पाई आर क्यूब, इसमें पाई आर स्क्वायर ऐड कर लो, तो बस ऐसे याद रखोगे लॉजिक में तब याद रहेगा। वॉल्यूम क्या होगा, जितना इसका वॉल्यूम उसका आधा होगा, बस यार ये याद है आपको, 4/3 पाई आर क्यूब, इसका आधा कर दो, तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, डिवाइड बाई 2 करोगे तो 2/3 पाई आर क्यूब, कन्फ्यूजन होगा, तो इसलिए जो रेड वाले हैं वो आपको याद रखने हैं, तो अपने आप सरफेस एरिया वॉल्यूम किसी भी चीज का आप निकाल सकते हो। एंड हमने देखा था जो भी सरफेस एरियाज होते हैं, बिकॉज एरिया ऑफ अ सरफेस ये क्या हो, हमेशा 2 डायमेंशनल, देखो आर स्क्वायर मीन्स 2 डायमेंशन स्क्वायर, सेंटीमीटर तो वैल्यू क्या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 में है। वेर एज वॉल्यूम क्या है, इसमें भर रहे हो ना, पानी भर रहे हो या कुछ भी भर रहे हो, हवा भरी हो फुटबॉल में, मीन्स इज अ वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हुआ 3 डायमेंशनल थिंग हो गई, तो इसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, ऐसे आएंगी। चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स, इसमें हमने क्या सीखा था, बहुत सारे डाटाज होते हैं, जो हम खुद कलेक्ट करते हैं उनको बोलते हैं प्राइमरी डाटा, और जो हम सेकेंडरी सोर्सेज से लेते हैं, मीन्स किसी बुक से या किसी के गूगल से लेते हैं, वो क्या बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। डाटा को हम टेबल फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और इसमें जो ऑब्जर्वेशन यदि हम इस टाइप से लिखते हैं तो ये क्या होती हैं सारी क्लास, तो किसी भी एक को ले लो, 20-30 इज अ क्लास और या ग्रुप बोला जाता है, और 20 और 30 के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको बोला क्लास की विड्थ, कितनी विड्थ है उसकी या रेंज क्या है। और 20 जो मीन्स एक होती है उसकी लोअर क्लास लिमिट, एक होती है अपर क्लास लिमिट, राइट। फ्रीक्वेंसी मीन्स एफ, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कितनी टाइम्स वो चीज़ रिपीट हुई, ओके। और यदि हमको फ्रीक्वेंसी और हमको ऑब्जर्वेशन मालूम है तो हम ग्राफ बना सकते हैं। कितने तरह के ग्राफ होते हैं, 3 तरह के। एक पहले ग्राफ को या चार्ट को क्या बोलते हैं, बार चार्ट, ये बार के फॉर्म होता है, जैसे चॉकलेट की बार्स होती हैं, जिसमें हमने फिक्स टर्म हमेशा जो उतनी जो वेरिएबल नहीं होते हैं जैसे ग्रॉसरी रैंड, ये फिक्स रहेंगे, ये चीज़ें नाम कभी चेंज नहीं हो रहे, और हाँ इनकी वैल्यू अलग अलग हो सकती हैं। तो जो वैल्यू एक्सपेंडिचर जो है वो वेरिएबल हम हमेशा वाई एक्सिस में रखते हैं, इसको एक्स एक्सिस में रखते हैं, और इनके बीच में क्या रखते हैं, गैप रखते हैं, और इनकी विड्थ बराबर रखते हैं, देखने में अच्छा लगे, पतला कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यूनिफॉर्म विड्थ की हम बार्स, चॉकलेट बार की तरह बार्स बनाते हैं, दिस कॉल्ड अ बार चार्ट। सेकेंड टाइप के ग्राफ को क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में हमने क्या था, है तो बिल्कुल बार चार्ट की तरह, बस इसके बीच में गैप नहीं होता है, और इनकी विड्थ जो होती है यूनिफॉर्म, बिल्कुल बार चार्ट की तरह यूनिफॉर्म होती है, गैप नहीं है। और यहाँ हिस्टोग्राम हम नॉर्मली कहाँ बनाते हैं, जहाँ पे हमको ऑब्जर्वेशन इस क्लास फॉर्म में दिया हो, डिफरेंट क्लास या ग्रुप्स दिए हों, तब हमारे लिए इजी हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, जो लेफ्ट साइड जो है लोअर लिमिट से, लोअर लिमिट को स्टार्ट करते हैं, इनकी विड्थ यूनिफॉर्म विड्थ देखते हैं कि देखो 0 से 10 की विड्थ है, तो जैसे इस केस में 35 से लेके 35.55 की विड्थ है, तो वो जो हमने ये जो ग्राफ बनाया होगा तो उसमें क्या था, यूनिफॉर्म विड्थ पे पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं।
तो एक ग्राफ पेपर लेते हैं, उस पर ऐसे करके ड्रॉ करते हैं और जो भी फ्रीक्वेंसी होती है, ये स्टूडेंट है या कोई भी एग्जाम्पल दिए हैं, उनको यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं एंड देन फिर हम इनको बना लेते हैं। दिस वाला हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाते समय हम एक बेसिक गलती करते हैं। वो क्या गलती हो सकती है? यदि हमारी जो क्लास है, यदि डायरेक्टली यहाँ 0 से 10 दी हुई है, जैसे यदि इस केस के अंदर डायरेक्टली 0 से 20 की वैल्यू दे दी है, राइट, सपोज इट इज 7, तो ये गलती हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ 70 से 90 सब बराबर है, यदि आपको सिर्फ डायरेक्ट दिया हो 70 से 90, यहाँ तो अलग अलग क्लास है और यहाँ आपको एक ही साथ दे दी, तो हम ये गलती करते हैं बहुत बार। तो हमको इसको क्या बता करना होता है? नॉर्मलाइज या एडजस्ट करना होता है फ्रीक्वेंसी। एडजस्ट कैसे करते हैं? जैसे 70 से 100 तीन में, तो तीनों में बराबर बराबर डिवाइड कर देते हैं, राइट, सो दैट हमारी जो क्लास की विड्थ है बराबर होता है। तो उसको हमको बहुत बार इसको एडजस्ट करना पड़ता है चीज़ों को, सो दैट फ्रीक्वेंसी के इसके विड्थ के बेसिस में हम फ्रीक्वेंसी फिक्स कर देते हैं। तो हिस्टोग्राम बनाते समय ये ध्यान रखना है। एक और चीज़ हमने सीखा, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम मीन्स हिस्टोग्राम बना लिया तो उसके सेंटर पॉइंट्स यदि निकालना है और उन सबको एक लाइन से कनेक्ट कर दें, और इससे पहले क्लास से, मतलब जहाँ से हम हिस्टोग्राम बनाए उससे पहले और उसके बाद में भी सेंटर पॉइंट है, तो ये जो ए बी सी डी ई एफ जी क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम बना। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, इस पॉलीग्राम के अंदर फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम और हिस्टोग्राम जो बार चार्ट हैं, उनका जो एरिया होता है क्या होता है, एग्जैक्टली सेम होता है। हमने एक और चीज़ भी सीखी थी, बिना हिस्टोग्राम बनाए भी हम पॉलीगन्स बना सकते हैं, राइट। उसमें आपको क्या करना था, हर क्लास का मिड पॉइंट निकाल लेना था और उस मिड पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है, बस वो ड्रॉ कर देनी थी। तो एग्जैक्टली सेम वे में हमने इसको ड्रॉ किया था। जब हमको डाटा दिए होते हैं तो हम उसका मीन निकालते हैं। मीन निकालने मीन्स एवरेज, तो सम करते हैं और जितने नंबर है उतने से डिवाइड कर देते हैं। एक सिंपल तरीका ये होता है। एक और अच्छा तरीका होता है, हम इसको इसी चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सिग्मा, ये सिग्मा होता है, या पढ़ा कैसे होता है, सम ऑफ एक्स आई, ये एक्स 1 2 3 4 की जगह एक्स आई लिख दिया। और आई कहाँ से, देखो यहाँ 1 से लेकर 5 तक, तो आई स्टार्टिंग कहाँ से, 1 से हो रहा है और कहाँ एंड हो रहा है, 5। तो आई इज इक्वल टू 1 स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 5। तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं, सम ऑफ एक्स आई वेयर आई स्टार्ट फ्रॉम 1 to 5 डिवाइड बाय जो नीचे 5 है 5। तो हम मीन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि हमको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो हम क्या करते हैं, उसको टेबुलर फॉर्म में बनाते हैं। और यदि ये 5n फॉर्म में, यदि nth नंबर है, n नंबर्स हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे मीन को, और मीन को हमको x बार ऐसे लिखा जाता है। तो हम कैसे पढ़ेंगे, सम ऑफ एक्स आई वेयर आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n और डिवाइडेड बाय n। यदि हमको टेबुलर फॉर्म में डाटा दिए हैं, बहुत सारे मार्क्स दिए हैं, राइट, और फ्रीक्वेंसी दी है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक्स आई इसको एफ आई बोलते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेते हैं, तो उसको कह सकते हैं सम ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम आई 1 to 13, क्योंकि यहाँ पे 13 हमारी डिफरेंट कॉलम्स थे, रोज थी, सॉरी। सेम नहीं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन को मैं यहाँ पूरों को सबको ऐड करूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। और जब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, मीन निकालना है, तो मैं मीन कैसे लिख सकता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है, आप डायरेक्ट रखो, एक्स बार मीन्स मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई, मीन्स ये वाला एक्स आई इंटू एफ आई, एंड आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 से लेके n तक। और सेम वे में हमने यहाँ फ्रीक्वेंसी ऐड किया, तो क्या लिखते हैं, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज डिवाइडेड एफ आई वेयर आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीन, ये हमने सीखा था इसमें। और क्या चीज़ सीखी थी इसके अंदर, इंपॉर्टेंट चीज़ हमने एक सीखी थी, मीडियन। मीडियन मीन्स मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, डाटा को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं और उसमें एक चीज़ देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो n ऑब्जर्वेशन है वो ऑड है या इवन है। यदि ऑड है तो बिल्कुल सेंटर वाला एक ही फिगर आएगी, वो क्या आएगी, n+1/2 निकाल लो, जो ऑब्जर्वेशन होगा वो मीडियन होगा। यदि ये इवन है तो नंबर्स क्या होंगे, सेंटर में दो नंबर्स होंगे, एक होगा n/2 की वो ऑब्जर्वेशन और दूसरा उसका अगला वाला नेक्स्ट n/2 + 1 नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। मीन आपको निकालना है, तो हमको सेंटर पॉइंट इन दो नंबर का निकालना है, n/2 और n+2 का जो नंबर, ये ऑब्जर्वेशन है, ये तो किसी दो नंबर के बीच में मीन निकालना है, सेंटर वैल्यू निकालनी, क्या होता है, इसका मीन निकालो, तो जो सेंटर वैल्यू क्या आएगी, दैट इज कॉल्ड मीडियन। इसलिए हम लिखते हैं मीडियन इज मीन ऑफ दीज टू ऑब्जर्वेशंस। लास्ट चीज थी मोड। हम बोलते हैं आपका मूड कैसा है। मूड मीन जो ज़्यादातर जनता का मूड होता है, जैसे इलेक्शन है, बोलते हैं इस बार कौन जीतेगी, बीजेपी या कांग्रेस, राइट, किस तरफ लहर है। तो मीन्स सेम वे में नंबर्स के बीच में लहर किधर है, मीन्स हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो नंबर सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, दैट इज अ मोड। तो आप चैप्टर 15 इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी एंड दिस इज द लास्ट चैप्टर। इसमें हमने क्या सीखा था, ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे आपके डाई रिलेटेड या आएंगे आपके कॉइन के टॉस रिलेटेड।
सो टॉस, जितनी बार मैंने टॉस किया उसको बोला जाता है ट्रायल। तो जो उसके आउटकम होते हैं डाई के केस में क्या होते हैं, 1 भी आ सकता है, जैसे 2 है, 3 है, तो ये नंबर्स आ सकते हैं, कोई भी चीज़ फेस ऊपर आ सकता है। सेम कॉइन के केस में क्या चीज़ आएंगे आउटकम, हेड या टेल, दो ही चीज़ आ सकती हैं। और जो आउटकम आते हैं उनको क्या बोलते हैं, इवेंट्स। तो यदि इवेंट्स, इसमें कितने इवेंट्स हो गए, छः छः आउट तरह के आउटकम हो गए। वेर इज द आउटकम इन हेड एंड टेल दो ही आए, तो इवेंट्स कितनी होंगी, इसमें दो ही इवेंट होंगे। यदि जो आउटकम है वो कितनी बार आया, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल के लिए यदि हमको फ्रीक्वेंसी मालूम है, ठीक है, कोई आउटकम इवेंट कितनी बार आया, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, जो भी नंबर ऑफ ट्रायल्स लिए हमने, इसको जितनी बार फेंका, नंबर ऑफ ट्रायल्स जितनी, उस ट्रायल जितनी भी हमने ट्रायल ली उसमें कौन सा इवेंट कितनी बार आया डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। मतलब क्या हुआ इसका, सपोज एग्जांपल 1000 बार हमने डाई को फेंका, उन 1000 बार में हमने इनकी फ्रीक्वेंसी लिखी, ये इतनी बार 1 आया, इतनी बार 2 आया, इतनी बार 3, मतलब ये फेज ऊपर आया। सेम वे में हमने कॉइन्स को हेड एंड टेल देखा, कितनी बार आया 1000 ट्रायल में, जितनी बार। अब किसी की भी वो पूछता है फ्रीक्वेंसी बता दो फॉर एन इवेंट, तो ये पी मीन्स द एम्पेरिकल फ्रीक्वेंसी, या इसको एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट किया, तो एम्पेरिकल फ्रीक्वेंसी या इसलिए इवेंट या इवेंट की फ्रीक्वेंसी। सो ये E3 की यदि फ्रीक्वेंसी निकालना है हमको, तो E3 फेस, ये जो 3 बार जो फेस है, ये फेस कितनी बार ऊपर आया 157, कितनी बार थ्रो किया 1000, तो नंबर ऑफ ट्रायल क्या हुआ 1000, और नंबर ऑफ ट्रायल इन विच ई हैज हैपेंड, दैट मींस फ्रीक्वेंसी कितनी बार 3 आया 157, तो हमने प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल ली, 157 डिवाइड बाय 1000, ये निकालती। तो इसको डिवाइड कर लोगे तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 0.157। सेम वे में यदि मैं, कोई बोलता है हेड की प्रोबेबिलिटी निकालो, सो आई कैन फाइंड आउट इजीली, नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार हेड आया 455 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 1000, तो आ गया, सॉल्व कर लो। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। एक इंपॉर्टेंट चीज और सीखी थी हमने, ये जो फेसेस आ रहे हैं 1 से लेकर 6 तक, और जितनी बार उनकी फ्रीक्वेंसी आ रही है, इन सारी प्रोबेबिलिटीज को यदि मैं ऐड कर दूं हर एक की अलग अलग निकाल के, तो उसकी फाइनल वैल्यू कितनी आएगी 1। तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज यदि 1 है, दैट मीन्स हमने सारे इवेंट, सारे आउटकम्स को हमने इसमें कवर कर लिया। सेम वे में हेड के केस में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल ऑलवेज विल बी इक्वल टू 1। यदि मैं एक ट्राई लेता, सारी खाली डाई का और या टॉस का एक ही ट्राई लेता, एक ही बार फेंकता, तो मेरे क्या आउटकम्स हो सकते थे, इवेंट्स क्या हो सकते थे, इन 1 से लेकर 6 में कोई भी एक हो सकता था, ओनली 1 इवेंट हो सकता था। और पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते थे, मेरे आ सकते थे 6 पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, मीन्स आइदर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, एक बार फेंकने पे कोई एक चीज आएगी। तो पॉसिबिलिटी कि ये मेरा आउटकम 1 से 6 में आए, तो किसी एक की भी पॉसिबिलिटी क्या होगी 1/6, सो दैट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम। और 1/6 को यदि डिवाइड करूँ, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, प्रोबेबिलिटी 0.17। दैट मीन्स हमने एक और चीज़ सीखी थी, यदि मैं 1000 की जगह 1 लाख टाइम्स इस डाई को फेंकता जाऊंगा, तो मैं देखूंगा ये जो फ्रीक्वेंसी जो 1 से लेकर 6 तक, ये करीब करीब बराबर हो जाएगी, और वो कितनी होगी 0.17। क्यों होगी, क्योंकि एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है। सेम वे में यदि मैं कॉइन को जो टॉस कर रहा हूँ, इसकी प्रोबेबिलिटी देखो क्या होगी, एक बार यदि मैं टॉस किया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो सकती हैं, दो, या हेड या टेल। तो मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2, किसी एक इवेंट के आने की। 1/2 मीन्स 0.5 या 50% प्रोबेबिलिटी है। तो हम बोलते हैं जब भी मैं टॉस करता हूँ, या तो मेरा हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हेड और टेल की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी कितनी है 50% है, या 0.5%। 50% क्या होता है, 50/100 डिवाइड करोगे तो क्या होगा 0.5 ही आएगी, या हम हाफ बोल सकते हैं। सेम वे में डाई में क्या बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कमिंग व्हेन आई एम टॉसिंग ओनली वंस इज 1/6, क्योंकि एक ही चांस है एक बार 3 आने के, आउट ऑफ 6 चांसेस, जो 6 जो नंबर्स हैं उनमें से, दैट इज द प्रोबेबिलिटी इज दिस, राइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमने क्या सीखी थी, कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की, किसी भी टाइप की चीजों में, वो ऑलवेज आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, या लेस देन इक्वल टू 1 होगी, से कम नहीं होगी, 1 से ज्यादा नहीं होगी, ऑलवेज इस रेंज में ही रहेगी वो। So if you have any query or feedback, please suggest, and please do write to us at milabintegration@gmail.com, and please like, share and subscribe it so that we can support you in a better way. Thank you very much. Namaste.